बूढ़े आदमी का जबड़ा डर के मारे खुला रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि ये सिल्वरस्टोन सेक्टर के एड्रेट ब्लड स्ट्राइप परिवार का जहाज था। शक्तिशाली अंतरिक्ष यान उनके पास उतरा। बूढ़े आदमी को याद आया कि ये परेशान करने वाली दौड़ दोपहर तक नहीं आनी थी। प्रसन्न भाव से चिंग हे जहाज के पास पहुंची। उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जहाज वाकई शानदार था। जैसे ही हवा चली उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जहाज की ओर हाथ बढ़ाया और उत्साहित मुस्कान के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जिसमें बताया गया था कि जहाज लगभग बैहा शहर के कई जिमों के कुल आकार जितना बड़ा था। कुछ ही देर बाद अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। उसमें से दो भेड़िए जैसे योद्धा निकले। एक ने सुनहरा कवच पहना हुआ था और हथियार के रूप में भाला लिए हुए था। योद्धा चुपचाप चिंग हे और बाकी योद्धाओं को देखने लगे। किंकी का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। वे रोएदार जानवर थे और उसे वे बहुत सुंदर लगे। गंभीर निगाहों से वे मंच से जमीन पर उतरने लगे। तभी आंख पर निशान वाले योद्धा का ध्यान किसी चीज पर गया और उसकी आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चिंग हे और भी पास आ गया और दोनों हाथों से उसका फोन पकड़कर रिकॉर्ड करने लगा। वो सब कुछ फिल्माना चाहती थी। योद्धा ने उसे चुपचाप देखा क्योंकि उसने पहली बार किसी को उसके जैसा व्यवहार करते देखा था। उसका धैर्य जल्द ही जवाब दे गया और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। गुस्से से भरी निगाहों से उसे घूरा और पूछा कि वो क्या कर रही है। योद्धा और उसके आदमियों ने बेचारी चिंग हे को घेर लिया। ये देखकर बूढ़े आदमी की आंखें डर से भर गईं जिससे वो घबरा गया। ये अच्छा नहीं था। युवती की हरकतें एक बहुत बड़ी समस्या थीं। गुस्से से भरी नजरों से उसने अपने आदमियों की ओर मुड़कर उन्हें जल्दी से अपने पीछे आने का आदेश दिया क्योंकि यह एक बड़ी कूटनीतिक घटना थी। उसके अधीनस्थ ने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। योद्धा और उसके अधीनस्थ चुपचाप चिंग हे को घूरने लगे। उनकी निगाहों को देखकर वो बस कुछ उलझन में पड़ गई। भेड़ियों ने अपने सिर उठाए, आंखें बंद कीं और चीखने लगे जिससे उनके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। चिंग हे की आंखें जो अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं, आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं जिससे वो स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद जहाज से और भी भेड़िए निकले, चिंग हे को घेर लिया और उसे तीखी निगाहों से घूरने लगे। बेचारी चिंग हे ने अपने हाथ अपनी छाती पर रख लिए और डर गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके आसपास क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। अंतर्ज्ञान ने लियू चिंग हे को बताया कि एक बार फिर उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। नेता की आंखें गुस्से से चमकने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और घोषणा की कि उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। जैसे ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ, नेता ने अपना पंजा हमला करने के लिए तैयार कर लिया। चिंग हे बस अपनी आंखें बंद कर सकती थी और सबसे बुरे के लिए तैयार हो सकती थी। जैसे ही नेता हमला करने वाला था, बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया, अपना हाथ बढ़ाया और हताश भाव से उससे रुकने की विनती की। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर नेता कुछ उत्सुक और भ्रमित हो गया। चिंग हे जहां डर के मारे कांप रही थी और अपना फोन पकड़े हुए थी, वहीं बूढ़ा आदमी उसके सामने हाथ फैलाए और गंभीर भाव से खड़ा था। उसने उससे माफी मांगी। उसने समझाया कि वो उनके नियम नहीं जानती थी और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और जोर दिया कि अज्ञानता कोई पाप नहीं है। ये शोरगुल देखकर लियू शेंग के माता-पिता घबरा गए और उनकी ओर दौड़ने लगे। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि चिंग हे को कुछ हुआ है या नहीं। नेता थोड़ा शांत हुआ। अपने अंगूठे से अपनी ओर इशारा करते हुए गर्व से बताया कि एड्रेट ब्लड स्ट्राइप के विशाल भेड़िए कभी किसी को अपनी तस्वीरें नहीं लेने देते। फिर वो गुस्से से भरे भाव से चिंग हे को घूरने लगा और कहा कि यह एक अपवित्रता और अपमान है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। चिंग हे अपनी मां के पास दौड़ी। भ्रमित निगाहों से मां ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। पिता और भी ज्यादा भ्रमित हो गया और सदमे में आ गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तस्वीर लेना इतना गंभीर मामला है। बूढ़े व्यक्ति का अधीनस्थ पिता के पास गया और गंभीर भाव से फुसफुसाने लगा कि एड्रेट ब्लड स्ट्राइप भेड़िया जनजाति को सबसे ज्यादा नफरत है अपनी तस्वीरें खिंचवाने से, क्योंकि वे जिद करते हैं कि यह उनके प्रति घूर अनादर है। पिता बिना बीच में टोके चुपचाप सुनते रहे। अधीनस्थ ने भेड़िया जनजाति द्वारा लोगों के नरसंहार, जमीन को लाशों से भर देने की याद दिलानी शुरू की और बताया कि इस निषेध के कारण एड्रेट ब्लड स्ट्राइप परिवार का कई मीडिया संस्थानों और गुटों से टकराव हुआ था, यहां तक कि खूनी घटनाएं भी हुई थीं। आंखों में आंसू लिए चिंग हे ने अपनी मां से पूछा कि अब वे क्या करने वाले हैं। एक शांत भाव से मां ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे डरने से मना किया क्योंकि राजनीकय उनकी ओर से बातचीत कर रहा था। इस बीच बूढ़ा आदमी और भेड़ियों का सरदार बहस कर रहे थे।
राजनी का काम सरदार को शांत करना था ताकि वो चिंग हे को माफ कर दे। कल्पित बोनो के कान वाले अधीनस्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और खुलकर बोला। ये भयानक था। कबीले ने कहा था कि वे इस अपमान को इंसानों के सिर और खून से धो देंगे। कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर चिंघे, उसके पिता, उसकी मां और स्नोई बिना डरे नहीं रह पाए। पिता का चेहरा पसीने से भीग गया था और वे हताश भाव से सोच रहे थे कि अब वे क्या कर सकते हैं। वे तो बस पर्यटक बनकर आए थे। इस जगह के नियम जानने का उन्हें कोई तरीका नहीं था। आंखों में डर लिए मां ने राजनीक के अधीनस्थ से उनके लिए विनती की। स्नोई की आंखें डर और हताशा से चमकने लगीं जब उसने पूछा कि क्या बातचीत की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अधीनस्थ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शांत भाव से समझाया कि ये रक्तधारी भेड़िए बेहद जिद्दी और जानवर योद्धा हैं। ऐसी स्थिति में जब तक परिषद अध्यक्ष स्वयं न आए कोई समाधान नहीं था। वो सब चुप रहे, ये न जानते हुए कि आगे क्या होगा। उसी क्षण आकाश में एक दरार दिखाई दी और धीरे धीरे टूटने लगी। कुछ सेकंड बाद सेबेस्टियन अपनी बाहें पीठ के पीछे किए और आंखें बंद किए उस दरार से बाहर निकला और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। सेबेस्टियन अधीनस्थ के पास से गुजरा और उसे शांत स्वर में कहा कि उसने अच्छा काम किया है और अब वो इसे आगे बढ़ाएगा। अधीनस्थ की आंखें आश्चर्य से भर गईं और चेहरे पर पसीना लिए वो अध्यक्ष के आदेश का इंतजार करने लगा। सेबेस्टियन उसके सामने खड़ा उसे गौर से देख रहा था और उसने अदृत रक्तधारी जनजाति से रुककर उसकी बात सुनने को कहा। एक पल सोचने के बाद नेता शांत नहीं हुआ और गुस्से से भरी नजरों से घोषणा की कि राष्ट्रपति सेबेस्टियन चाहे कितनी भी विनती करें, उसके कबीले का विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। ये देखकर सेबेस्टियन नेता की ओर उड़ने लगा। लियू शेंग का परिवार चुप रहा, यह न जानते हुए कि अब क्या होगा। सेबेस्टियन नेता के कान के पास गया और फुसफुसाने लगा, जिससे पता चला कि वे वास्तव में कौन थे। भेड़ियों के नेता के चेहरे के भाव बदल गए। उसका क्रोध गायब हो गया, उसकी जगह आश्चर्य और भय ने ले ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे महान अमर योद्धा का परिवार हैं। बिना एक पल गवाए भेड़िए शांत हो गए और चींखने लगे। लियू शेंग के परिवार ने अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया और पिता की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। घमंडी कबीले का सरदार और उसके आदमी लियू शेंग के परिवार के सामने शूरवीरों की तरह घुटने टेक दिए। सरदार ने अपनी छाती पर हाथ रखा, उनके सामने सिर झुकाया और सच्चे स्वर में अपनी अज्ञानता और अशिष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना की और उनसे अदृत रक्तधारी कबीले की गहरी क्षमा याचना स्वीकार करने की विनती की। ये देखकर लियू शेंग की बहन ने असमंजस में अपने हाथ छाती पर रख लिए। वह और बाकी लोग स्तब्ध थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भेड़ियों का रवैया अचानक क्यों बदल गया या वे सम्मान क्यों दिखा रहे थे। स्नोई ने उन्हें गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा था कि काउंसिल प्रेसिडेंट लियू शेंग के आने के बाद उनके सम्मान में मामला सुलझ जाएगा। हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और इससे उसे आश्चर्य हुआ कि अब लियू शेंग की क्या हैसियत है। किंकी सरदार के पास गई और घबराई हुई मुद्रा में पूछा कि क्या वो उनकी तस्वीरें लेना जारी रख सकती है। सरदार अचानक अपनी तंद्रा से बाहर निकला और उसे कुछ आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसने अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और जवाब दिया कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है, उसे ऐसा करना ही चाहिए। वो खड़ा हो गया क्योंकि उसे लगा कि इसकी सच्चाई दिखाने के लिए ये काफी नहीं है। अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए उसने अपने आदमियों को अपनी जगह पर आने और बिच्छू जैसा पोज देने को कहा। शर्माते हुए और थोड़ा उलझन में किंकी ने सरदार और उसके आदमियों के साथ एक तस्वीर खिंचवाई। भेड़िए भी किंकी के साथ पोज देने लगे। ये देखकर राजनीक की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एड्रिड ब्लड स्ट्राइप कबीला, वही कबीला जिसे तस्वीरें खिंचवाना सबसे ज्यादा नापसंद था, अब एक ग्रुप फोटो में हिस्सा ले रहा था। ये एक सपने जैसा था। उसे बहुत पसीना आने लगा। उसे यकीन था कि अगले दिन यह यामू फेडरेशन के दैनिक समाचार पत्र के पहले पन्ने पर होगा और वो सोच रहा था कि इन यात्रियों की क्या स्थिति होगी। कुछ दिनों बाद लियू शेंग का अंतरिक्ष यान ग्रह पर पहुंचा और बंदरगाह पर उतरने के लिए तैयार हुआ। इस बीच लियू शेंग अपने फोन पर ब्राउज कर रहा था जब उसने ग्रुप चैट खोली, जहां उसने देखा कि किंकी ने भेड़िया जनजाति के साथ खींची गई तस्वीरें भेजी थीं। एक तस्वीर में भेड़िए अपनी बाइसेप्स दिखा रहे थे जबकि किंकी मुस्कुराते हुए पोज दे रही थी। हमारा लड़का मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुश हो गया। उसे चिंता थी कि उसके माता पिता अंतरिक्ष में पहुंचने पर खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने परिवार की नई चीजों को स्वीकार करने की क्षमता को कमा लिया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। तकनीकी रूप से यामू तारा मंडल के प्रथम स्तर पर अपने माता पिता को 1000 साल से ज्यादा जिंदा रखना बहुत आसान था, और अगर वे अपने खाली समय में थोड़ी मार्शल आर्ट भी सीख लें तो वे और भी ज्यादा जी सकते हैं। वो जानता था कि दुनिया में उस पल से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता जब आप अपने माता पिता की देखभाल करना चाहते हैं और वे अब इस दुनिया में नहीं होते। ये आखिरी चीज थी जो वो नहीं चाहता था। कई घंटे बाद लियू शेंग का जहाज उतरा और हमारा लड़का उसमें से निकला।
सेबेस्टियन और उसके आदमी इंतजार कर रहे थे। सेबेस्टियन ने उसका स्वागत किया और कहा कि देखने से ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। सेबेस्टियन के बगल में एक लंबे बाल वाला आदमी खड़ा था जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। सेबेस्टियन ने उस आदमी की ओर इशारा किया और बताया कि कुछ ही दिनों में अंतरतारकीय मार्शल आर्ट प्रतिभाओं का आदान प्रदान टूर्नामेंट शुरू होगा जिसमें लिू शेंग मुख्य तारा होगा। फिर उसने अपने साथी का परिचय कराया। ये ओलू था, युद्ध के संरक्षक। लिू शेंग ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराना शुरू कर दिया। एक्लेसिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शांत मुस्कान के साथ उसे बताया कि सिंग जिऊ लियाओ एक 3S लेवल का गैलेक्सी अपराधी जिसे 8 तारा क्षेत्रों द्वारा वांछित किया जा रहा था, अपने अंतरिक्ष डाकू। जबकि उसमें इसकी बात की तो उसके पीछे खड़ी लान शॉक में थी और फिर लिू शेंग को देखने लगी। जिंग जिउलियाओ लेवल 11 के शिखर पर एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र में भी गया था। हालांकि बाद में वह भाग गया, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति पर्याप्त थी।